नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो बिरला जी ने धमाका कर ही दिया। पहले एशियन पेंट, बर्जर पेंट और इसी तरह के पेंट वालों को परेशान किया, और आज केबल और वायर वालों की धुलाई करवा दी। तो बाज़ार में तो बेचारी ये जो केबल और वायर वाले हैं ना, इनका WWF हो गया। कैसे, वो हम बताते हैं। पहले थोड़ी क्रोनोलॉजी समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए, इन्होंने 14 तारीख को लोगों को खबर होगी कि बिरला जी को ऐसी घोषणा करने वाले हैं। तो 14 तारीख को इनसे BSE ने एक क्लैरिफिकेशन मांगा, यानी अल्ट्राटेक वालों से, कि आपके जो शेयर में जो अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट हो रहा है उसकी कोई ख़ास वजह है क्या। तो इन्होंने 14 तारीख को एक स्टेटमेंट दिया कि हमें नहीं मालूम और ऐसी कोई मटेरियल चीज़ हमारी जानकारी में नहीं है, यानी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये तो कहने की बातें हैं, लोगों को पहले से पता था कि भाई ये केबल और वायर के सेगमेंट में आने वाले हैं, और इसी प्रकार की वो पोजीशन पहले बन गई होगी। 25 तारीख को इन्होंने ये कहा कि हम केबल और वायर सेगमेंट में उतर रहे हैं, या और एक नाम मात्र शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। नाम मात्र का 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं केबल और वायर सेगमेंट में, जो किन कैटेगरीज को सर्व करेगा, जो इंडस्ट्रियल वायर भी बनाएगा, जो रेजिडेंशियल वायर भी बनाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो केबल काम आती है, मोटी केबल, बड़ी केबल, और वो भी बनाएंगे। अब जैसे ये खबर बाज़ार में आई, वैसे ही बुरी तरह जो ये RR काबिल, KEI, पॉलीकैप और इसी तरह के शेयरों की जम के धुलाई हुई, और उठा के लोगों ने उनको पटका, और 15-15, 20-20% का डाउनवर्ड मूवमेंट बाज़ार में हो गया। अब बात ये समझते हैं कि ये जो हुआ है, ये जो मूवमेंट इतनी तेज़ हुआ है, मतलब ये जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, इनका जो इतनी तेज़ी से इनके शेयरों में गिरावट आई है, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह बिरला जी का इन्वेस्टमेंट है? तो देखिए, इसको अगर आप ध्यान से नोट करें या ध्यान से इस खबर को पढ़ें या उनके अनाउंसमेंट को पढ़ें, तो उन्होंने दो बातें बड़ी साफ कही हैं। पहली चीज़ कि वो एक नाम मात्र का 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, वो सिंपली ये भी कह सकते थे कि 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द लगाया, नॉमिनल। अब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि देखिए, वो सीमेंट में, पुट्टी में, इनमें तो वो ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं, और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू वो पेंट भी बिकवा सकते हैं। लेकिन ये जो तार और बिजली के सामान का जो झंझट है ना, वो आप पुट्टी और सीमेंट और पेंट वाले से नहीं बिकवा सकते, क्योंकि वो सेगमेंट ही बिल्कुल अलग है। तो बेसिकली बिरला जी जो है ना, ही इज़ ट्राइंग टू टेस्ट वाटर्स, यानी कि वो अभी कूदने से पहले या नदी में छलांग लगाने से पहले थोड़ा सा उतर के इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि आखिरकार इस चीज़ का मतलब, अगर मैं 1800 करोड़ लगाने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आता है, और उसके हिसाब से वो स्ट्रेटेजी आगे चेंज करेंगे। तो ये बाज़ार में ये कुटाई क्यों हुई, इसके मैं दो कारण मानता हूँ। पहली बात तो वो 14 फरवरी का जो उनका जो अनयूजुअल मूवमेंट है अल्ट्राटेक के शेयर की प्राइस में, एक तो वो रीज़न हो सकता है कि लोगों ने पहली पोजीशन बना ली है, तो अल्ट्राटेक वालों की पोजीशन बनी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन ये खबर के कारण ये वायर्स और केबल के सेगमेंट में भी होगी। और ये न्यूज़ आते ही बाई ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, तो वो किसी समझदार आदमी ने उठा के ये सब शेयर डंप कर दिए। तो ये मैं रीज़न मानता हूँ। दूसरी बात, क्या ये खतरा या इन केबल कंपनियों को ये जो खतरा है, ये कोई सीरियस खतरा है? देखिए, अगर बिरला जैसी कंपनी आती है ना, तो जेब में पैसे लेके आती है, चाहे वो छोटा ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको ये पता लग गया कि हाँ भाई, इसमें तो मलाई है और आसानी से हम इसके पार पा जाएंगे, तो वो तो भाई आपसे मार्केट शेयर लेने को तैयार हो जाएंगे। और ये जो बिजली, केबल और वायर का जो मार्केट है ना, एक तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ग्रोथ कैसे कि 2019 से लेकर 2024 तक का जो इसकी ग्रोथ हुई है इस बाज़ार की, वो करीब 13-14% है। अब ये ग्रोथ का मतलब क्या, मतलब टोटल जो सेल हुई है ना,
ये बिजली के तार और केबल और वायर जिसको बोलते हैं, उसकी जो टोटल सेल हुई है ना, वो आप समझ ले हर साल 13% से बढ़ी है 2019 से लेके 2024 तक के। तो मलाईदार मार्केट है। दूसरी बात क्या है, 3-4 प्लेयर ही मेजर प्लेयर हैं और जिनकी कुटाई हुई है, और बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से बिरला जी का आइडिया ऐसा लगता है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ये शेयर छीनना या बाजार का मार्केट शेयर छीनना ये आसान है। और ये जो एस्टेब्लिश्ड बड़े प्लेयर है ना, इनकी तरफ शायद मेरे को ऐसा लगता है अभी बिरला जी का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये भी तो कमर कसने वाले हैं। दूसरी बात आप एक और समझें कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट को क्या नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ, वो चीज़ ये सारे तीनों चारों केबल और वायर वाले जो है ना, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब ये वो आखिर बिरला पेंट में, मतलब पेंट के बाज़ार में जब एंटर हुआ है तो वो क्या स्ट्रेटेजी ऐसी लेके आया है जिससे वो बर्जर और एशियन जैसे एस्टेब्लिश प्लेयर्स को परेशान कर पा रहा है, या परेशान कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखिए स्ट्रैटेजी तो एक ही होने वाली है। बिरला जी जैसे एंटर करेंगे, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने पेंट में लगाई वो स्ट्रैटेजी करीब करीब वो वायर एंड केबल्स में भी लगाने वाले हैं। तो कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं लेके आएंगे। तो ये पहले से ये स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे, कौन से केबल और वायर वाले जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो पढ़ लेंगे इसकी स्ट्रैटेजी, और उसी हिसाब से अपने आप को ये लड़ने के लिए तैयार कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कुटाई हुई है, जो ये जो वायर्स एंड केबल के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की कुटाई हुई है, उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न तो मैंने आपको बताया कि पहले से पोजीशन बनी हुई थी, और एक और रीज़न जो है ना, इनके अभी भी 40-40 की पीई हैं इस गिरते हुए बाज़ार में। जहां आदमी को शॉर्ट करने का मौका चाहिए, वहां पे अभी भी इस गिरावट के बाद भी लगभग 40 का पीई है इनका। और मंदी के बाज़ार में इतना पीई कोई भी, जब ऐसा जरा सी भी अगर उनको आहट होती है ना कि हाँ कोई कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बाज़ार उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो ठोकता है बाज़ार उसको, शेयर को। तो इसलिए ये सब रीज़न्स हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये शेयर खरीदने हैं कि नहीं खरीदने, तो देखिए इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। इस बारे में आप अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेके बात करें। मैं आपसे एक और जो बात कह रहा हूँ वो ये है, बिरला जी का ये जो प्रोजेक्ट है, ये बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीजन्स जो है ना, इनका एक अल्ट्राटेक में एक बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीज़न है, तो उसके थ्रू लॉन्च हो रहा है। तो ये बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीज़न को बढ़ा रहे हैं। तो आप इसका थोड़ा सा और गहराई से एनालिसिस करें तो पता लगेगा कि इनका आइडिया ये है कि सीमेंट तो हम बेचते ही हैं, उसके बाद हम पेंट में आ जाएं, उसके बाद हम बिल्डिंग प्रोडक्ट में कई चीज़ों में आ जाएं। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, तो शायद पाइप्स एंड फिटिंग्स में आ जाएंगे और सैनिटरी वेयर में आएंगे। अगला स्टेप हो सकता है, मैं सिर्फ गेस लगा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ आगे सोचने की, आगे सोचने के लिए आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बिरला जी का दिमाग ये भी चल रहा होगा। फिर और क्या लगता है घर में, एक प्लाईवुड लगता है जो काफ़ी आसान है। मतलब इन सब चीज़ों में अगर आप पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाते हैं, या आप सैनिटरी वेयर बनाते हैं, या आप प्लाईवुड के एरिया में एंटर करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आपको ब्रांड बिल्डिंग की आवश्यकता है। जैसे आप अगर HLE ग्लास कोट टाइप के बिजनेस में उतरेंगे तो बिरला जी की तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो बिरला जी कहते हैं भाई मैं तो कम एफर्ट में ज़्यादा काम करूँगा, मतलब ज़्यादा कमाऊँगा। तो ऐसे एरिया में नहीं उतरेंगे बिरला जी। लेकिन ऐसे कंज्यूमर वाले एरिया में जहाँ पर सिर्फ आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और माल जो है ना वो आप या तो आप आउटसोर्स करके बनवा सकते हो, या आप खुद के कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हो। तो इनके कोई कमी तो है नहीं, इनके पास कोई कि भाई चाहे पैसे की कमी हो या इसके पास कोई एक्सपर्टाइज की कमी हो। मतलब ठीक ठाक लेवल की इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई फाई इंजीनियरिंग में नहीं है बिरला जी, कभी भी किसी में भी नहीं है बिरला जी। तो ये जो चीज़ है ना, 2-3 सेगमेंट ये जो मैंने आपको बताए, एक प्लाईवुड का सेगमेंट हो गया, एक आपका
पाइप्स एंड फिटिंग्स का हो गया और एक सैनिटरी का हो गया। तो ऐसा मुझे लगता है कि बिरला जी अब इस बात के लिए एग्रेसिव हो रहे हैं कि जब मुझसे सीमेंट लेते हो तो भाई पेंट भी मुझसे ले लो और वायर्स एंड केबल्स भी मुझसे ले लो, और आप नल की फिटिंग, पाइप की फिटिंग जो आपकी लगती है वो भी मुझसे ले लो, और प्लाई भी, वुड भी आप मुझसे ले लो। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो अमित गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा है दीपक स्पिनर्स के ऊपर। तो काफ़ी पुराना इनका क्वेश्चन ये था और हमारे पास नोट था, और चूँकि बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आप लोगों के आ रहे थे तो इनके क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे पाए। तो ये दीपक स्पिनर्स के बारे में पूछते हैं। तो अमित गुप्ता जी, अगर आपने मेरा आलोक इंडस्ट्रीज़ का वीडियो देखा होगा तो आलोक इंडस्ट्री से ये बहुत छोटी फार्म है। एक तो दूसरी बात, जो प्रॉब्लम आलोक इंडस्ट्री फेस कर रही है वही चीज़ ये फेस कर रही है। अब क्या प्रॉब्लम है पहले ये समझते हैं। बनाती क्या? स्पिनर है तो यार्न बनाती है। आलोक इंडस्ट्री तो फिर भी जो टेक्सटाइल सेगमेंट में आ गई, लेकिन ये सिर्फ यार्न बनाती है और ये एक्सपोर्ट करती है। अब एक्सपोर्ट में क्या है, कहाँ एक्सपोर्ट करती है? तो दो बड़े मार्केट्स हैं, एक यूके है और एक यूएस है। और जो वहाँ पर स्थिति है वो इतनी साजगार या इतनी कंफर्टेबल स्थिति नहीं है कि आदमी, मतलब वहाँ पर भी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है ना, यहाँ से जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो रही है। मतलब वहाँ पे कई देशों का माल पहुँच रहा है, तो वहाँ पर भी कोई इसको तसल्ली नहीं है। अब दूसरी चीज़, ये डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं। तो अगर जैसे मैंने आलोक इंडस्ट्री के वीडियो में बनाया तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो इनके साथ है, क्योंकि दोनों सिमिलर से फील्ड में। तो चाइना से डंपिंग हो रही है यार्न की, और लार्ज स्केल पर डंपिंग हो रही है, तो यार्न की जो प्राइसेस है ना वो नीचे जा रही हैं। दूसरी बात क्या है, जो इनका रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो उधर उधर रॉ मटेरियल के प्राइस में फ्लक्चुएशन, और इधर जो है आपकी सेल नहीं हो रही, प्राइसेस नीचे जा रही हैं चाइना की डंपिंग के कारण। तो कंपनी जो है ना बड़ी परेशान है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है ना दिसंबर 2023 से इन्हीं कारणों से लॉस में है। अब अच्छी बात क्या है, देखिए वही आलोक इंडस्ट्री वाली बात कि अच्छी बात भी यही है कि अब जो इनके जो ये मैन मेड फाइबर्स जो बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, तो फाइबर जो बनाते हैं, तो फाइबर का इस्तेमाल अब आजकल क्या है, स्पोर्ट्स वियर की तरह लोग पहनने लग गए उसको। मतलब ये जो मैन मेड यार्न है ना, सिंथेटिक यार्न जिसको बोलते हैं, सिंथेटिक धागा, तो आजकल क्या है, फैशनेबल जो कपड़े हो गए ना, जैसे मैंने बताया एथलेजर, कि आप उसको ट्रैक सूट की तरह इस्तेमाल कर लें। आजकल जो जितनी भी यंग जनरेशन है या थोड़ी सी भी मिडिल एज जनरेशन भी है, वो भी यही कोशिश करती है कि वो कंफर्टेबल कपड़े पहने, ठीक है, और उससे आप दौड़ भाग भी कर लें, पहनने भी कंफर्टेबल रहे, और कुछ खेल कूद भी कर लें। तो आपको बार बार यूनिफॉर्म या अपनी ड्रेस चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, और कंफर्टेबल भी रहना चाहिए। तो ये एथलेजर और जो स्पोर्ट्स वियर है ना, इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो यही एक इनके लिए, और ये जो यार्न बनाते हैं उससे वो बनते हैं, तो ये जो एक इनके लिए सुनहरा पॉइंट है। बाकी बहुत छोटी तो मार्केट कैप है, 100 करोड़ की मार्केट कैप है, और जैसे मैंने बताया दिसंबर 2023 से लॉस में। तो कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती ऐसी छोटी कंपनियों में कि भाई, तो क्या करना है वो तो मैं आपको कह नहीं सकता, बट कोई अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब मेरी नज़रों में कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। फिर विजडम क्लासेस 6668, ये राजरतन ग्लोबल वायर्स के बारे में पूछते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी कंपनी है। पहली बात तो राजरतन ग्लोबल वायर जो है बहुत अच्छी कंपनी है। अब ये बनाती क्या है, तो ये टायर्स के लिए बीड वायर्स बनाती है, ठीक है। अब ये बीड वायर क्या होता है, वो अगर आपने कभी टायर या किसी जो स्कूटर का या किसी कार का टायर आपने देखा हो, तो उसके अंदर एक तार होता है, कहाँ पे, उसकी एज पे, जहाँ से ये जो जिस जगह उसका वो टायर ख़त्म होता है अंदर की तरफ, जैसे यूँ मुड़ा होता है ना, तो उसमें एजेस पे वो एक वायर होता है। तो वो जो वायर है ना वो ये बनाती है। अब आप पूछेंगे यार ये वायर आखिर क्या काम आता है, तो देखिए ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, रबड़ तो क्या होता है, लूज़ होता है, तो वो जो आपके रिम है ना उस पर पकड़ नहीं करता है। जब आप स्पीड पे चल रहे होते हो, जब आपने प्रेशर से हवा भरवा ली, तो वो वहाँ पर वो
रबड़ जो होता है ना, वो आप उसको कितना भी उसमें कुछ मटेरियल डाल दो, लेकिन मतलब रबर से रिलेटेड मटेरियल आप डाल दो, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं करता है, तो वो टायर के निकलने का चांस होता है। तो ये तार होता है ना, वो आप ये समझ लीजिए वो तार उसको बांध के रखता है टायर को रिम के साथ। तो ये वाला वायर बनाते हैं। अब इनकी क्या खास बात है? इनकी खास बात ये है कि ये इंडिया में जो भी नामी टायर मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो एमआरएफ हो, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो सीएट हो, और चाहे वो ब्रिजस्टोन हो, इन सबको वो वायर देते हैं, वो वायर प्रोवाइड करते हैं। तो अब इससे क्या है, ये क्यों इनसे ही क्यों लेते हैं? देखिए, टायर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो उसकी सेफ्टी है। अगर टायर में सेफ्टी नहीं होगी तो वो टायर को पब्लिक नहीं लेगी। तो ये जितने भी टायर सप्लायर हैं, टायर मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो एमआरएफ हो, चाहे अपोलो हो, चाहे ब्रिजस्टोन हो, वो ऐसा चाहते हैं कि हम ये जो बीड वायर हैं वो इस तरह का लें, ऐसे मैन्युफैक्चरर से लें जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और इनका नाम है पूरे विश्व, राजरतन ग्लोबल वायर है ये, ग्लोबल। तो इनका नाम बहुत है। अब ये ग्लोबल कैसे? इनकी एक कंपनी और है, राजरतन थाईलैंड करके। और थाईलैंड जैसा शायद आप जानते हो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है। तो वहाँ पे टायर की फैक्ट्रीज बहुत हैं, टायर बनाने वाली कंपनी बहुत हैं। तो ये राजरतन जो थाईलैंड है वो भी वहाँ पर जाके यही बीड वायर बनाती है। और थाईलैंड में जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े वर्ल्ड के जितने नामी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहाँ पर हैं, तो उनको वो बीड वायर सप्लाई करती है। और आसपास के देशों में, जैसे श्रीलंका हुआ, तो ऐसे ताइवान हुआ, श्रीलंका हुआ, तो ऐसे कंट्रीज़ को ये सप्लाई करते हैं। इनका जो भाग्य है ना, मतलब राजरतन ग्लोबल वायर का जो भाग्य है, वो आप समझ ही गए होंगे, वो टायर इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, जितने ज़्यादा रिप्लेसमेंट होंगे, उतनी ही ज़्यादा टायर की आवश्यकता होगी और उतनी ही बीड वायर की आवश्यकता होगी। तो टायर मार्केट में 70% रिप्लेसमेंट की डिमांड होती है, जब आपका टायर पुराना हो जाता है कार में से, तो वो होती है। और जो 30% होता है वो OEM होता है, मतलब नई कार में जो टायर लग के आता है वो। तो ज़्यादातर इनकी जो, आप समझ ही गए होंगे कि ज़्यादातर जो इनकी जो सप्लाई है वो रिप्लेसमेंट मार्केट में होती है। मतलब टायर चूँकि रिप्लेसमेंट मार्केट में आता है, तो ये राजरतन ग्लोबल वायर की जो बीड्स है ना, वो भी वहीं काम आती है। तो इसका जो मार्केट कैप है उसकी बात कर लेते हैं। वो 1827 करोड़ है, ROE 15% है, डेट टू इक्विटी जो है ना वो 0.6 है। और उसका कारण वही है कि इनको क्या है, माल अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल की जो फ्लक्चुएशन होती है ना, ऊपर नीचे हो रहा है वो, तो नीचे हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऊपर हो जाते हैं तो इनके लिए मुसीबत हो जाती है। दूसरी बात क्या है, ये B2B बिजनेस है, यानी कि आप टायर मैन्युफैक्चरर जो है उसको आप वायर दे रहे हो, ठीक है। तो वो तो सारी अच्छे से सारी चीज़ें जानता है आपकी, क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको और रॉ मटेरियल की प्राइसेस का क्या हाल हो रहा है। और आप जो हो ना, मतलब राजरतन वाले जो है ना, वो जो है ना, वो गरज करते हैं टायर मैन्युफैक्चरर की। टायर मैन्युफैक्चरर जो है इनकी गरज नहीं करते, क्योंकि राजरतन का ब्रांड नहीं है। आदमी जो टायर खरीदता है या कोई दूसरी कंपनी जो टायर खरीदती है ना, कोई कंपनी OEM के रूप में जैसे मारुति टायर खरीदती है, तो वो कहेगी भाई मेरी गाड़ी में तो MRF का टायर लगेगा, तो वो ब्रांडिंग है। लेकिन राजरतन ग्लोबल वायर के साथ ऐसा नहीं है कि भाई उसकी ये टायर वाले इनकी गरज करें, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं और ब्रांड कोई होता नहीं है इस तरह की चीज़ों में। ये बात अच्छी है, ये बात सही है कि इनकी रिलेशनशिप इन कंपनियों के साथ, यानी टायर मैन्युफैक्चरर के साथ काफ़ी लंबी रिलेशनशिप, और अच्छी क्वालिटी के वायर्स बनाते हैं। और सेफ्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो इनकी बार्गेनिंग की पावर है ना राजरतन वालों की, मतलब ये कितना निगोशिएट या कितना इनसे उनको जिसको कहते हैं दबा सकता है आदमी को प्राइसिंग में, तो वो इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। वैसे अच्छी कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। जैसे जैसे टायर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मतलब अचानक से कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ियाँ बिकनी कम हो जाती है, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होती है तो गाड़ियाँ बिकने लग जाती हैं, या लोग है ना रिप्लेसमेंट टायर के ऊपर खर्चा कम करते हैं कि भैया ऐसा है 2 महीने 3 महीने बाद करवा लेंगे, ये जो टायर है चलने दो इसी को। कई बार इनका कंपटीशन जो रिट्रीडेड टायर से भी होता है, वो जो टायर होता है गंजा हो जाता है, फिर उसके बाद रबड़ चढ़ा के उसको रिट्रीडिंग करते हैं, तो उनसे भी कंपटीशन होता है। तो सारे फैक्टर्स
जो है ना, वो राजरतन ग्लोबल वायर की का जो भविष्य है ना, वो इन सब सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बाकी कंपनी अच्छी, कंपनी में कोई समस्या नहीं है। फिर सतपाल सेहरावत 9751 एशियन पेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा टाइम पे ये क्वेश्चन आया है ये कि ये एक बार मैंने बर्जर पेंट का कोई क्वेश्चन लिया था, वो उस टाइम भी जो मैंने बताया था वही मैं आपको भी कह रहा हूँ कि देखिए बिरला जी जो है ना, वो आ तो गए पेंट के उसमें आ गए। अब ये पेंट में जो आपके सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सीमेंट के जो रिटेलर्स हैं या होलसेलर है, उनको कह भी रहे हैं भाई आप बोर्ड लगाओ, आप ये भी माल रख लो, वो भी माल रख लो, बट कितना बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है ये पता नहीं है अभी। मतलब मैंने जो मार्केट से फील लिया उसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा एशियन पेंट को कोई नुकसान पहुंचाया उन्होंने या बर्जर को कोई नुकसान पहुंचाया। क्योंकि आप भी अगर एक बात है कि आप जाएंगे अपने मकान के लिए पेंट लेने के लिए, तो आप बिरला ओपस क्यों लेंगे? आप सीधे ही बोलेंगे यार एशियन दे दे यार, ठीक है, जब तक कि आपके पास कोई खास वजह ही नहीं हो, ठीक है। फिर या रिटेलर उसको इतना पुश करे बिरला ओपस को कि नहीं साहब लो 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 लो, आप ये ले लो ये ले जाओ, और फिर भी ग्राहक की मर्जी होती है वो लेता है। अब बात रही हम तो शेयर होल्डर है, अब शेयर के लिए क्या करें? तो पहले भी जैसे मैंने बोला, ये थोड़े दिनों में ये लड़ाई शांत हो जाने वाली है। एशियन पेंट्स के जो वैल्यूएशन थे ना, वो आसमान छूने लग गए थे, और हमारे कुछ फंड मैनेजर, अब मैं नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि बार बार उनका नाम लेना अच्छा नहीं है, वो क्या है उनको चढ़ाए जा रहे, ये हो गया वो होगा वो होगा वो होगा, अनाप शनाप लोग लेके इसको बैठ गए। अचानक से झटका आया और वो पी जो है ना वो कंप्रेस हो गया, प्राइस टू अर्निंग कंप्रेस हो गया। कंप्रेशन रहने दीजिए, अगर आपके पास है तो लेके बैठे रहिए, ये गारंटी है नुकसान नहीं होगा आपको। चाहे पैसे आपके वसूल हो जाएंगे, चाहे आपको 2 साल में हो या 4 साल में हो। थोड़े दिनों में ये सब लड़ाई शांत हो जाएगी, बिरला जी अपना कोना ढूंढ लेंगे, एशियन पेंट अपना कोना ढूंढ लेगा, बर्जर अपना ढूंढ लेगा, और इंडिगो अपना ढूंढ लेगा, इंडिगो पेंट वो अपना ढूंढ लेगा। सब अपने अपने कोने में बैठ के सब मज़े करेंगे और प्राइसेस बढ़ा देंगे, ठीक है ना। वो जेब हमारी और आपकी कटनी है, इसलिए अभी अगर पेंट रीजनेबल प्राइस पे हो, आपको लगता हो घर को पेंट कराना हो, तो मैं तो ये कहता हूँ आप पेंट करा लो। पीस गुरु 9 महाराष्ट्र सीमलेस और वेलस्पन के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र सीमलेस के बारे में तो हमने एक वीडियो में कोई दूसरे दर्शक का क्वेश्चन था, वो हमने ले लिया था, तो आपको हम ये वेलस्पन के बारे में बता देते हैं। ये एक्चुअली वेलस्पन वो वाली वेलस्पन की बात नहीं कर रहे, उनकी एक कंपनी है जो टेक्सटाइल्स में डील करती है, ठीक है ना, उस कंपनी के बारे में ये पूछना चाहते हैं। तो देखिए ये क्या करती है, ये होम फर्निशिंग में, ये जो टेक्सटाइल वाली वेलस्पन की कंपनी ये होम फर्निशिंग में है, और ये इंडियन मार्केट में भी प्रेजेंट है, और ये एक्सपोर्ट भी करती है नॉर्थ अमेरिका, यूके और होल यूरोप, और ये ज़्यादातर जो इनका एक्सपोर्ट है ना वो यूके में होता है, और 60 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। बड़ा अच्छा नाम है। अब आप देखिए कि किन किन को ये सप्लाई करती है, नाम आप देखिए, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड नाम आपको बता रहा हूँ। वॉलमार्ट, कोल, जेसी पेनी, टेस्को, आइकिया, ये तो यूरोप और यूके, यूरोप और यूएस के इनके बड़े बड़े रिटेलर हैं ये। इसके अलावा इंडिया में ये डीमार्ट को, मेट्रो ब्रांड को, और होटल्स में ताज को, ओबेरॉय को, और ऐसे बहुत सारे वहाँ पे ये फर्निशिंग है। अब फर्निशिंग क्या हुआ, टॉवल्स है ना, पर्दे हैं, गद्दे हैं, गद्दे मतलब वो जो बेड शीट्स हैं, और उसके बाद ये उनके कवर्स हैं। तो ये सारी रेंज, ये टॉवल्स हैं, सूट्स हैं, जो आपके ये इसका कपड़ा आता है, जो गाउन्स कपड़ा आता है, उस तरह का कपड़ा, तो ये सब उस एरिया में है। तो बड़ी अच्छी कंपनी है, और गोयंका ग्रुप की, बीके गोयंका ग्रुप की कंपनी है, मतलब वेलस्पन ग्रुप की एक कंपनी है ये, जिसके चेयरमैन बीके गोयंका हैं, और 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी जो है वो 17 का है, डेट टू इक्विटी 0.6 है, आरओई जो है वो 16% है, अच्छा आरओई है। सेल्स ग्रोथ 10-12% की सेल्स ग्रोथ है। प्रमोटर जो है वो 66.25% इनकी प्रमोटर की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास करीब 18.5% की होल्डिंग है। तो
इनकी जो ब्रांडिंग है ना और इनका जो मैनेजमेंट है, एक तो ब्रांड और एक मैनेजमेंट, ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है कि आप ये समझें कि इस कंपनी में आप अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इशू नहीं हो गए या बाहर के देशों में कोई बहुत ही ज़्यादा मंदी नहीं आ गई, तब तक इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैनेजमेंट अच्छा है और इनका ब्रांड अच्छा है, और इनके फाइनेंशियल भी अभी तक जो है ना, एक थोड़ा डेट टू इक्विटी जो है वो 0.6, थोड़ी सी चिंता वाली बात है। तो ये क्या है, ये मंदी में लेके रखने वाले शेयर्स होते हैं, ऐसे शेयर्स, ठीक है, तेज़ी में नहीं, मंदी में लेके रख लीजिए और आराम से आपको मतलब रीजनेबल रिटर्न दे जाते हैं। लेने खरीदने की कोई सिफारिश नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप कोई निर्णय लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टीटू कुमार जी ने डिलीवरी के लिए पूछा है। तो देखिए, डिलीवरी जो है ना, इसका आईपीओ रिसेंटली आया था और उसमें ये पहले जो इनके जो इनिशियल जो प्रमोटर थे उन्होंने स्टार्टअप से शुरू किया था। इनके प्रमोटर के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि साहिल बरुआ जो थे वो इनके एक प्रमोटर भी थे, और साहिल बरुआ जो है ना, उनके जो फादर वो IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर रहे हैं और वो फाइनेंस के बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे हैं। दूसरी बात, जो खुद साहिल बरुआ हैं, उनके जो नाना हैं वो AB वर्धन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब बड़े जाने माने लीडर रहे हैं, तो साहिल बरुआ के नाना AB वर्धन है। तो ये मैं आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हालांकि अब उनके पास शायद, क्योंकि मुझे पूरा डिटेल पूरा मुझे शेयर होल्डिंग का नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है वो अपनी शेयर बेच के निकल चुके हैं। तो 20,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। दिसंबर 2024 में कोई माइनर सा प्रॉफिट आया है। सेल्स ग्रोथ करीब करीब 10% है। PE 500 का है, 500 का PE है इस कंपनी का। यही वही न्यू जनरेशन वाली बात है, न्यू जनरेशन कंपनीज़ की बात जैसे होती है, तो हाइप है, ठीक है, परफॉर्मेंस आने दीजिए टीटू कुमार जी, परफॉर्मेंस आने दीजिए। बिना परफॉर्मेंस के शेयर नहीं लेना, हाइप में शेयर नहीं लेना कि पेटीएम का शेयर ले लूँ और मैं तो नायका का शेयर ले लूँ, मैं तो ये डिलीवरी का शेयर ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। आप परफॉर्मेंस आने दीजिए, महंगा ले लूँगा, अगर आएगी तो परफॉर्मेंस महंगा ले लूँ। और मंदी के बाज़ार में तो ऐसे शेयरों की बहुत धुलाई होती है। अब जिसको पैसा कमाना था, जो भी प्रमोटर थे, जो भी स्टार्टअप वाले थे, वो तो अपना उन्होंने पैसा ठीक ठाक सा बना लिया, ठीक है। बट आप जब तक इसकी परफॉर्मेंस नहीं आए तब तक कोई ऐसा काम मत कीजिए। मैं ऐसे बता देता हूँ ये करती क्या है, जैसे आपको पता ही होगा, लॉजिस्टिक्स में काम करती है। लॉजिस्टिक का मतलब ये कि सामान को इधर से उधर ले जाना। तो ये छोटे पार्सल भी, जैसे ब्लू डार्ट जैसे जो पैकेट्स वगैरह ले जाती है वो, फिर ये ब्लू डार्ट तो सिर्फ पैकेट और थोड़े छोटे आइटम्स में ही डील करती है, लेकिन ये जो हैं डिलीवरी वाले, ये बड़े आइटम में भी डील करते हैं, बड़ी मशीनरी, ठीक है ना, उसको भी हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद ये हाफ ट्रक लोड में भी डील करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सामान शिफ्ट करना है घर का, लेकिन पूरा ट्रक नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, आधा ट्रक आपका ले जाएंगे और बाकी का सामान बाकी किसी और का भी ले जाएंगे। तो वैसे भी आप इनसे बुक करा सकते हो। फिर फुल ट्रक लोड भी देते हैं। फिर ये कुछ क्रॉस बॉर्डर, मतलब यहाँ से लेके अगर आपको किसी दूसरे देश में अगर सामान भिजवाना है तो वो भी है काम ये करते हैं। फिर वेयर हाउसिंग का काम भी करते हैं, मतलब वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम इनके, लेकिन असेट लाइट मॉडल है। इनके पास कोई फ्लीट नहीं है खुद का, मतलब आप ये सोचो वो ट्रक वगैरह जो इनसे सामान लेते जाते हैं ना, वो इनके पास कुछ नहीं है, ये सब लीज़ पर है। इनके वेयर हाउसिंग वगैरह जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये लीज़ पर है। तो कंपनी का देखिए, कंपनी का जो बनाया है ना, जो कंपनी बनी है, उसमें तो बहुत सारे IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स का हाथ है, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं कि ये सब चीज़ों का बिजनेस मॉडल बनाने के लिए उनको, जो हमारे साहिल बरुआ और उनके जो साथी हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी सलाह मिल गई होगी बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। तो आशा है मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको प्रयास मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।